अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दिहाने पर पहुंच गया है। अमरीका और ईरान के दरमियान फिर कशीदगी बढ़ चुकी। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म भी दे दिया है और शिमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स खुलना शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब ईरान की बात की जाए तो ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया है कि अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए। ईरान ने एक बार फिर अमरीका पर वाज़ेह कर दिया है कि हमारे आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? क्या दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर की जानिब बढ़ रही है? और साथ साथ मुल्की सियासत पर भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है और जल्द ही महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर बनने के बाद क्या मफाहमत का दर खुलेगा? क्या महमूद खान अचकज़ई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मफाहमत करा सकेंगे? मौलाना फजल रहमान के सड़कों पर निकलने के बयान के बाद मुल्की मंजरनामा क्या होगा? और क्या 28वीं मुमकिना तरमीम में हुकूमत वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने जा रही है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अखवंजादा चट्टान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्जिया का, और उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनती है उसमें बहुत अहम है कि हम जान सकें कि इस वक्त क्या होने जा रहा है आलमी सतह पर। इसी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। यूं लगता है कि अब ग्रेटर इजराइल का मंसूबा अमेरिका पूरा करवा कर छोड़ेगा। क्या सूरत हाल है? क्या देखते हैं किस हद तक अब मामलात खराबी की तरफ है? देखें, हालात तो पिछली दफ़ा भी मेरी यही गुज़ारिश थी कि ये हम्म, जो जंग है, ये थमी है, टली नहीं है और अब हम्म, आप देख लें कि ये फिर वापस आ रही है। लेकिन क्योंकि ईरान ने जंग के शुरू में तो मुश्किलात जो है उनको सामने आई, उनकी एयर फ़ोर्स जो है और ग्राउंड जितने भी प्रोटेक्शन सिस्टम्स थे, वो तो नाकारा नज़र आए। लेकिन जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। शुरू में तो वो प्रिसिजन नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है वो उनको अचानक प्रिसिजन जो थी उसके साथ उन्होंने हिट किया। मोसाद के हेडक्वार्टर को, उनके जनरल हेडक्वार्टर्स को हिट किया और दीगर जगहों के ऊपर इतने प्रिसाइज निशाने थे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ, जिनकी कम से कम रफ्तार जो थी वो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा थी। जिसकी वजह से जो उनके डेविड स्लिंग सिस्टम था, उनके जो एरो 1, एरो 2 और एरो 3 थे, उनका आयरन डोम था, वो तमाम के तमाम जो थे वो उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे। और फिर जो कुछ मीडिया ने देखा, अपनी आंखों से आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और बिल्कुल। फिर उससे पूरा इजराइल जो था वो बंकर जो है वो नशीन हो गया। हम्म, नतीजा ये हुआ कि उसके ऊपर फिर अमेरिका, जिसके तकरीबन 21 के करीब यहाँ अड्डे मौजूद हैं, वो उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि जी हम हमला करेंगे। और एक हमला उन्होंने कतर के ऊपर भी, अल हदीद एयरबेस के ऊपर जो है वो करके दिखा दिया। ठीक। और ज़ाहिर है कतर को इसके हवाले से जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी। अब ये तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं और ये ग्रेटर इज़राइल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड सतह के ऊपर दिखा दिया है और ये बताया है कि मदीना मुनव्वरा जो है वो भी उनका हिस्सा है। और ये उन्होंने बाकायदा डंके ठीक। की चोट पे बोला। बेंजामिन जी। नेतन्याहू के 2 इंटरव्यूज़ जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिसके अंदर उसने गैर मुल्की मीडिया को ये बात करते हुए कहा कि हम्म, पाकिस्तान और जी। ईरान हमारे लिए खतरात हैं और हम यही इनकी यही मेरा न्यूक्लियर सवाल है कि प्रोग्राम को जो पाकिस्तान है कहां पे किसी खड़ा सूरत होगा इस कबूल सारी नहीं सूरत हाल करेंगे। में? जी जी। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये फैसला ईरान इजराइल जंग के अंदर कर लिया है कि उसको अपने बॉर्डर के ऊपर ईरानी फौज चाहिए, ना कि उसको जो है वो प्रो जो इजराइल है या इजराइल। प्रो जी। अमेरिका फौज वो हम्म, चाहिए। मेरे ख्याल में दिस हैज बीन ऑलरेडी सेटल्ड और उसी की वजह से तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे जो हैं उनकी हम्म, सदाएं आपने हम्म, बुलंद होते ईरानी पार्लियामेंट में देखी। अब ये जी। जो रजा पहलवी है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये इनका जो बेटा है
रज़ा शाह पहलवी का, ये वहाँ आया और इसने जो है कुछ अर्सा कबल जो है बाकायदा दौरा किया इज़राइल का, दीवारे गुरिया के पास जो कि वेस्टर्न वॉल कहलाती है, वहाँ गया। इनकी जो बेटी हैं वो उनका जो मियाँ हैं वो ब्रेड ठीक शर्मन हैं, जो कि एक यहूदी निजात बिज़नेसमैन ठीक है और पहलवी ख़ानदान के अंदर पहला कोई यहूदी आदमी उनका रुकन बना, और इसने बिल्कुल ये ठीक। वादा किया था कि वो इस्लामिक कल्चर को और इस्लामिक सोच को वहाँ से ख़त्म करेगा। और इसकी जी मिसाल आप देख लें कि किस तरीके से जो मसाजिद के ऊपर, मज़ारात के ऊपर और ठीक। ईरानी अल्लाह लिखा हुआ झंडे के ऊपर जो है हमले किए गए। हम्म। इससे वज़ाहत नज़र आ रही है कि किस तरीके से वो इसको डी-इस्लामाइज़ करना चाहते हैं, और वो ये चाहते बिल्कुल हैं कि ठीक। इज़राइल और जो इसके दरमियान में ताउन है उसको बढ़ाया जाए ईरान को, और वहाँ जो एक इस्लामिक सोच है, ठीक, यानी बिल्कुल कि आपका जो पॉइंट आ गया। वहाँ हाँ इस जी, टाइम पे आयतुल्लाह खामेनेई हैं, उनकी सोच को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ अखवंजादा चट्टान साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर बहरामन तंगी साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सेनेटर साहब, बहरामन तंगी साहब, सर जंग जो है वो अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ खड़ी हुई है, लेकिन हम देखते हैं सियासी इस्तेहकाम कि जिसकी जानिब तमाम जमातें चाहती हैं कि जाएं, लेकिन जा नहीं पा रही। तो क्या सूरत हाल आप नहीं समझते? वैसे तो एक बहुत अच्छा कदम उठाया जो है ये हमने देखा है कि जो सारी सूरत हाल महमूद खान अचकजई के साहब के हवाले से हुई है वो यकीनी तौर पर बेहतर है। तो अब क्या सूरत हाल आगे की जाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमेशा कंसेंसस की सियासत करते हैं और अपने एलाइज के साथ और अपोजिशन के साथ मिलकर पार्लियामान के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए और जमहूरियत के लिए चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट बने और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल दें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सो मेनी टाइम उसने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जो मुश्किलात में है, एक पार्टी का काम नहीं है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल ले, बल्कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि 2025 जो कामयाबियों का साल रहा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इत्तेहादी जुमातें और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो क़ियादत है, उनके जो कारनामे हैं, चाहे वो इंडिया को शिकस्त देना, इसराइल और ईरान की जंग में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना, और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, वो चाहे हमसाये ममालिक हो, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो, आज पाकिस्तान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते ठीक, हैं। तो बिल्कुल हमने ठीक। हमेशा डायलॉग्स पे भी यकीन किए हैं और हम मुज़ाकरात को भी समझते हैं, और हम समझते हैं कि बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब वजीर आजम थे, तो उसी वक्त भी हमने सो मेनी टाइम मेरे अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद ठीक, शहबाज शरीफ साहब ने उनको हाथ बढ़ाने के लिए कहा था, वो बैठने के लिए तैयार ही बिल्कुल नहीं ठीक, था। पॉइंट आ गया वो ये, जब बिल्कुल ठीक है, समझ नहीं, गया। मैं जी मुझे 1 मिनट दे दे, मुझे 1 जी मिनट दे दे, जी 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 मैं जी मुझे 1 मिनट दे दे। जी तो जी सलमान जी साहब उसी वक्त भी वो मुज़ाकरात नहीं चाहते थे, और अगर हम मुज़ाकरात की बात, पार्लियामान की बात, जमहूरियत की बात करते, तो वो बार बार कहते कि ये तो इनारो मांग रहा है मुझसे। आज अगर हम चाहते कि मुज़ाकरात हो, और ठीक। जिस बंदे को, जिस सियासी वर्कर को महमूद खान चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के लिए मुंतखब किया है, उसने उस दिन मुज़ाकरात की बात की, और 4-5 घंटे के बाद इमरान की बहन ने उसको कंडेम करके उसने कहा नहीं, जो मुज़ाकरात करते वो इमरान के साथ ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ठीक। अपोजिशन लीडर ये बन भी गया, क्या पीटीआई का कोई एमएनए या इमरान की बहनें उनको फॉलो करेंगे? अगर वो दरमियान का रास्ता चलें निकालते, ठीक अगर वो पाकिस्तानी निज़ाम की मजबूती की बात करते, तो क्या सर, पीटीआई उसको एक्सेप्ट वो करेगी? बिल्कुल वो सर चाहते थे कि ये लगें, और यकीनी तौर पर अगर वो आ गए हैं अब इस हवाले से अपोजिशन लीडर के तौर पर, तो फॉलो तो करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी जानिब सर फिर आता हूं, आपसे मजीद भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं नदीम कुरैशी साहब। सर, मफाहिमत का कोई रास्ता निकाल लें, जंग आ गई पाकिस्तान के दरवाजे पर, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, जरा थोड़ी देर के लिए इस चीज को साइड पे करते हुए अदालतें आपको क्लियर कर देंगी, तो मेरे ख्याल से इस टाइम तो सिर्फ पाकिस्तान का सोच लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पहली बात तो खान नहीं पाकिस्तान नहीं, ये इख्तरा हमारे सियासी मुखालिफिन की है। ठीक। खान हम सब पाकिस्तान की वजह से है। अल्लाह ताला इस मुल्क को रहती दुनिया तक आबाद रखे, शाद रखे और इसकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। तो मैं समझता हूँ अपने मुखालिफ से सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय ये डिफरेंट जो नैरेटिव देकर लोगों के जहन ख़राब करने की कोशिश की जाती है, ये पहले भी नाकाम रही है, आइंदा भी नाकाम रहेगी।
ٹھیک پاکستان میں اگر کسی نے مفاہمت کرنی ہے، پاکستان میں اگر کسی کو پاکستان کا احساس ہے بالخصوص حکمران طبقے کو، تو پھر گیند جو ہے حکمرانوں کے کورٹ پہ ہے. مفاہمت جب ہوتی ہے تو پھر خلوص دل سے ہوتی ہے، آخندہ پیشانی سے ہوتی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مخالف پر آپ جبر و استبداد کے آپ بازار گرم کر دیں، آپ دنیا کا وہ ہر وہ ظلم، ہر وہ جرم جو اخلاقی طور پہ بھی گرا ہوا ہو اس کو روا رکھیں اور پھر توقع رکھیں کہ آپ کا مخالف آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھائے گا، آپ کو سینے سے لگائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. جب بھی مفاہمت کی بات ہوئی ہے تحریک انصاف نے میں ظاہر ہے جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو ایذا پہنچائیں گے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے تو اس کی طرف سے ریئیکشن آئے گا. یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کیے جاؤں اور آپ بڑے مسکرا کر مجھے خندہ پیشانی سے ویلکم کریں. آج اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب دیکھیں نا کتنے دن ہو گئے محمود اچکزئی صاحب کے اس نوٹیفیکیشن کو، ابھی تک صاحب آپ بھی ویسے زیادتی کریں گے جب آپ میں ہے. حکومت میں بھئی آ گئے آپ کو تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، ہم نے پہلے بھی زیادتی نہیں کی تھی. یہ بہت ساری چیزیں جو آج کوٹ کی جاتی ہیں ہمارے حوالے سے کہ جی ہم نے کوئی زیادتی کی تھی، تو یہ جو دونوں آج الائنس میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں تو ان کے بھی بہت ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پکڑ لیا، فریال تالپور صاحبہ کو پکڑ لیا، یہ ان سب کو پکڑ لیا. جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی ان کا بھی کیس آپ کے سامنے ہے. تو جن کو پکڑا تھا، جن نے پکڑا تھا وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں. آج آپ اپنے پروگرام کے ذریعے اناؤنس کروا دیں گورنمنٹ سائیڈ سے کہ جی وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جن لوگوں نے آخر کوئی تو مدعی ان کیسز میں بنا ہوگا، کوئی تو گواہ بنا ہوگا، کسی نے تو پروسیکیوشن میں پروسیس کیا ہوگا، بنا لیں ان کو، کرنے ضرورت نہیں. دیکھیں میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ جو مثالیں جو ہے نا، جن پر یہ مثالیں جن کے لیے آپ خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو سر ندیم صاحب پھر آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں کوئی اور حکومت چلا رہا تھا؟ سر کون چلا رہا تھا حکومت پھر اس وقت؟ دیکھیں میں وہ کہتے ہیں نا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. آپ کوئی اور سوال کر لیں حضور، اس پہ بہتری ہوگی آپ کی بھی اور میری بھی دونوں کی. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک، آپ کے اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. اخوندزادہ چٹان صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ. سر معاملات جس نہج پر ہیں، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، خواجہ اسعد رفیق صاحب کا بھی بیان ہے کہ پاکستان جس ڈگر پر چل رہا ہے، پاکستان کے پاس 5-6 دہائیوں سے زیادہ نہیں ہے. تو دنیا تو سر جس طرح سے بدلتی جا رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ ہم اس تمام معاملے میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں. کیا کہیں گے؟ کچھ مفاہمت کا راستہ آپ ہی نکالیں کیونکہ پیپلز پارٹی ہی کچھ ایسے کام کرتی ہے. دیکھیے جی، جب وینزویلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو ہم ایک اور دنیا میں رہ رہے تھے. بالکل. ایک ادارہ نام کا چیز تھا جس کا نام تھا اقوام متحدہ. حالانکہ وہ انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن وینزویلا کا جو واقعہ ہوا تو وہ اس طرح ہوا کہ وہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، یہ آخر دھکا تھا. اس کے بعد اگر کوئی سوچتا ہے کہ اقوام متحدہ نام کا کوئی قانون یا کوئی ادارہ ہے تو میرے خیال میں وہ حق مقوں کی جنت میں رہتا ہے. اب دنیا واپس چلا گیا وہ بادشاہت کے دور میں کہ جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس فوجیں ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ مذہب کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، انسانی حقوق کے خلاف ہو. وہی قانون ہوگا جو طاقتور کہے گا کہ بالکل جائز ہے، وہی سر وینزویلا کا تیل بیچنا شروع کر دیا سر امریکہ نے، اور اب تو پھر وہی ملک بچے گا جس کے پاس مضبوط فوج ہوگی. جی اب حالات ہماری یہ ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں، افغانستان کی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یا اندر ہمارے ملک کے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اب اگر خدا نخواستہ جس طرح کا اسرائیل اور امریکہ سوچتے ہیں کہ ہم ایران میں رجیم چینج کریں گے، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے. رجیم چینج کرنے کے لیے ان کو اپنے فوجوں کو زمین پہ لانا پڑے گا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فوجوں کو زمین پہ لا سکتے ہیں. لیکن بفرض محال اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا جو سرحد ہے وہ تفتان تک پہنچ گیا. چلو بین الاقوامی تو جو حالات ہیں وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس پہ تو ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں. جی لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو تو درست کر سکتے ہیں.
जी हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त कर सकते हैं। मुफाहिमत का सर हमारे जो बताइएगा। मसाइल हाँ जी। है जी हमारे जो मसाइल है इसका तकाजा ये है कि चंद बातों के लिए हम बैठ जाए, एक पेज पे आ जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ हम बिल्कुल एक पेज ठीक। पे आ जाए और एक साथ जो है हम सर बैठ आपके जाए मशवरे तो सर आंखों पर और बहुत हम अच्छे मशवरे होते हैं सर, मानेगा कौन? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि दो लोगों को मानना चाहिए। पीटीआई को गालम गलोच का सियासत छोड़ना चाहिए और हुकूमत को इंतकाम का सियासत छोड़ना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ठीक। ये इतिहाद और एक पेज में आने में ये दो पार्टियां ठीक, जिम्मेदार हैं। बिल्कुल एक ठीक अपने है सर, गालम जबरदस्त गलोच पॉइंट। को छोड़ने पे तैयार नहीं है और दूसरा सियासी इंतकाम छोड़ने पे पाँव तैयार की नहीं है। मट्टी तो सर कोई अगर नहीं छोड़ रहा हुकूमत अपनी, इंतकाम बिल्कुल सही कह छोड़ रहे हैं आप, बिल्कुल पॉइंट आ गया और आपका। पीटीआई जो है वो अपना गालम गलोच छोड़ दी तो जी बैठ सकते हैं हम। इस मुल्क बिल्कुल की जो ठीक। बुनियादी मसाइल है इस पे हम एक पेज पे आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। जी सफीना साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शमूलियत की। अच्छा सफीना साहबा, अभी हमने सुन लिया, कहा जा रहा है कि जनाब पीटीआई के दौरे हुकूमत में था कोई और हुकूमत चलाने वाला और फेसेस जो थे इनके थे। आज की हुकूमत भी कल यही कहेगी हम तो कुछ कर नहीं रहे थे, जो कुछ चला रहा था कोई और चला रहा था। कौन है वो कोई और जो असल में हुकूमत चलाता है लेकिन फेसेस इनके होते हैं? सलमान, थैंक यू सो मच। नदीम साहब की बातें सुन के मुझे लगा ऐसी सेम वॉइसेस कहाँ हैं, ये क्यों नहीं सामने आते तहरीक इंसाफ को, ये लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते। लेकिन एक बात जो इन्होंने कही कि ऐसा कोई बयानिया नहीं है, इनका सोशल मीडिया उठा के देख लें तो वो यही कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान है तो पाकिस्तान है। तो ये आप लोगों के ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये आता है, ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैंने फिर वही कहूँगी, नदीम साहब जैसी सेम वॉइसेस को सामने आना चाहिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। अब आपने पूछा कि जैसे इन्होंने कहा कि हम नहीं हुकूमत चला रहे थे, मेरा तो यही हमेशा से अज़ल से यही कहना है कि ये सियासतदान अपने इक़्तिदार में मज़े भी लेते हैं, सब इंजॉयमेंट करते हैं और जाने के बाद इल्ज़ामात सारा खलाई मखलूक पर डाल देते हैं। क्या अभी के इक़्तिदार में रहने वाले लोग जब कल किसी को कहेंगे कि जी हमारा कोई कसूर नहीं था, फिर डेफिनेटली मेरी भी तोपों का रुख इन्हीं की तरफ होगा कि जब आप अपने होश व हवास में इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे तो तब भी आपको ख्याल होना चाहिए था कि आप होश में तो हैं, जो आप हुक्म जो है वो ऑर्डर जो है वो साइन करके पास कर रहे हैं। तो ये भी इनकी ये बात कह के इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जी हम कसूरवार नहीं थे। इमरान खान साहब हर चीज़ के कसूरवार थे। अगर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिसी होती थी, इमरान खान साहब उसको ओन करते थे। वो कहते थे कि आज से पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इतनी यकजान किसी हुकूमत के साथ नहीं रही है। वो कहते थे कि अगर हमारी आईएसआई लोगों के घरों में जाके बग करके भी आवाज़ें भी रिकॉर्ड करती है, वीडियो भी रिकॉर्ड करती है, मेरी भी करे, मैं अलाउ करूंगा। सो वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो सुप्रीम होता है, जिसके पास तमाम ताकत होती है, वो इन इदारों के साथ मिलकर अपने ऑपोजिशन में बैठे हुए लोगों को इबरत का निशान बना रहा था। तो शायद उसको लगता था वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो आज के इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो है लेकिन वो सफीना साहबा, हमें ये तो इस चीज का तो क्रेडिट देना चाहिए ना कि बयानिए के चैंपियन तो फिर वही हैं। जो भी सारी सूरत हाल उसमें हमने देखा, आपने जितना कुछ बताया अपने बयानिए पे तो वो खड़े थे। और क्या आज के दौर के अंदर बैलेट के जरिए उनको कोई हरा सकता है? आप मुझे ये बताएं कि बैलेट के ऊपर आप बैलेट कहते किसको हैं? ऑडियंस जो निकलती है, जो बताती है कि प्रेजेंस है, उसी से पता चलता है कि उसका वोटर एंड सपोर्टर है। आज आप जो सोशल मीडिया के अगर आप थोड़े देर के लिए बाहर निकल आए तो जमीनी ग्राउंड के ऊपर मुझे इमरान खान का नाम लेवा कोई नजर नहीं आता। अभी भी जो मैं ड्राइव यूज करके आई हूँ, मैंने उस शख्स से एक ही बात पूछी, मैंने कहा आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा जी इमरान खान को सपोर्ट लेकिन करता हूं। आपका ट्वीट था कराची के हवाले से, आपने कहा बड़ा अच्छा क्राउड निकला है वहां पर, आपने बड़ी तारीफ की, तो वो ऑन ग्राउंड ही थे। कहा कि सोशल मीडिया टिकटॉक्स विजुअल्स बनाने की हद तक तो ठीक है, क्योंकि वहां पर 1000 2000 4000 बंदा इकट्ठा हो जाए, बहुत बड़ा क्राउड लगता है। तो अगर आप 4000 बंदे को बकौल उनके हमारे बड़े मुदब्बर आवाजें, उन्होंने कहा 20000 बंदा था, तो 20000। अच्छा, पीटीआई वाले तो चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जगह दे दें, हम फुल करके दिखा दें। भाई जो ताकत होती है वो रोकी नहीं जा सकती है। अवाम का समुंदर जब आता है तो सारी चीजें बह जाती हैं। मरियम नवाज साहिबा से इजाजत ले देना। नहीं, वो इजाजत लेने की जरूरत नहीं, कराची में इजाजत लेने की जरूरत पड़ी उनको, वो हर जगह दंदनाते फिर पीपल्स पार्टी लेती है कि हमें तो इजाजत दे दी। मुझे ये बताएं 20000 बंदा कभी पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके कोई एक सीट जीत सकता है? तो ये खामख्याली है सोशल मीडिया। मैं तो ये सरेआम कह रही हूँ कि इमरान खान साहब अब खुद भी अपने सोशल मीडिया के गुलाम बन चुके हैं। और अगर कोई भी गुलाम होता है तो वो लीडर कहलवाने के लायक नहीं होता, क्योंकि अगर सोशल मीडिया ने डिक्टेट करना है कि कौन शख्स उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव होगा और कौन नहीं होगा, तो फिर वो लीडर कहां खड़ा है? लीडर फिर खुद गुलाम ही है ना।
تو یہ تو میں یہی کہوں گی کہ غلام پھر حکمرانی نہیں کیا کرتے, وہ دوسروں کی سنا کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ اس کا مطلب ہے جو سوشل میڈیا اس ٹائم یوتھ یوز کر رہی ہے آپ ان کو ڈسکریڈٹ کر رہی ہیں, لیکن اسی پر بات کریں گے. لیکن چلیں ٹھیک ہے سلمان, لیکن ریالٹی نہیں ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں. عبداللہ صاحب, جو ہم یہ ساری صورتحال اس وقت دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں پولرائزیشن جس لیول پر ہے اور جو پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات ہیں, اس میں پاکستان آپ کو کہاں پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی پالیسی پہ ان کو بھی کچھ شک ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرف ہے, لیکن کیونکہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کرنے لگے, اس حوالے سے کیا نظر آتا؟ دیکھیں, جو پاکستان کے حالات ہیں ایک انٹرنیشنل ہیں اور ایک لوکل ہیں. انٹرنیشنل کے اندر جو ہے ہم ایسٹ اور ویسٹ کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں نہیں ہو پائے گا. آج ہی کی اگر آپ خبر دیکھ لیں جس کے اندر امیگریشن جو معاملات ہیں اس میں امریکہ نے ہمیں جو ہے اس کو پاکستان کا نام ڈال دیا ہے, جبکہ بھارت کا نہیں ہے. دفاعی ڈیل وہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے اور پاکستان کو صرف زبانی کلامی شاباش دے رہا ہے. دوسری جانب اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی بھی کنسرنز ہیں. ظاہر ہے چائنا کا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ویسٹرن بلاک کے ساتھ بہت زیادہ قربت اختیار کرے. یہ تو پاکستان کے ایکسٹرنل میٹر ہیں. جو پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں اس کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہے, لیکن کیا جنوری 2025 کے اندر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا حکومت اور اپوزیشن کے اندر ڈائیلاگ نہیں ہوا؟ لیکن پھر کیا ہوا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی لک بزی اور ڈو نتھنگ والی پالیسی ہو, کیونکہ ظاہر ہے حکومتی حلقوں کے اندر بھی کوئی خاص خواہش نہیں ہے کہ یہ بیل جو ہے یہ منڈیر چڑھے, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے پھر اگلے جو نظریں ہوں گی وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مرکوز ہو سکتی ہیں. ایک یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ اپوزیشن کا رویہ ہے, کیونکہ اپوزیشن کے اندر بات کس سے کی جائے؟ ابھی میرے بھائی جیسے فرما رہے تھے کہ جی وہ تو ایسا کوئی بیانیہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہوا, تو وہ شاندانہ گلدار جو ہیں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے. بہرحال اگر ان کے خلاف کوئی شو کاز نوٹس دیا ہے پارٹی نے تو وہ ضرور اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ اگر ایسے شو کاز نوٹس جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جس طریقے سے نفرتیں اور منافرت پھیلا رہے ہیں اگر ان کو نہیں دیے جائیں گے پارٹی قیادت کی جانب سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پارٹی کا پالیسی کا حصہ ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ظاہر ہے 9 مئی کے واقعات ہیں جن کو فراموش کسی صورت ایز اے ادارہ میرے خیال میں افواج نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک طرف قربانیاں ہیں تو دوسری طرف جو ہے صرف سازشیں ہیں. اب جو سہیل خان آفریدی صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ ثبوت اور شواہد مان رہے ہیں, تو کیا وہ یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس ہیں دہشت گردوں کے حوالے سے کیا ان کو جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہیں؟ اور اگر وہ انکاری ہیں تو وہ ثبوت فراہم پہلے تو وہ کر دیں کہ جناب یہ دہشت گرد نہیں ہے. دوسری جانب ان کے ترجمان کا یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی کے اندر کچھ دہشت گرد ہیں, تو پھر وہ ان کا نام دے دیں کہ وہ کون سے ہیں جو دہشت گرد ہیں اور جو نہیں ہیں وہ دوسرے کے ہیں. اب حکومت کو میری طرف سے ایک مشورہ یہی ہوگا اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے بجائے کسی کی کردار کشی کرنے کے, آپ کوئی اس کے اوپر چوری یا آپ جو ہے عدت, یہ معاملات یہ ٹھیک ہے, یہ اپنی جگہ, لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر گورننس ماڈل کے اوپر جو کمزوریاں تھیں ان کو پکڑا جائے, کیونکہ ان کے جو چیئرمین جو بانی چیئرمین ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ جی یہ میری پارٹی پہ حملہ کریں گے, یہ میرے کردار پر حملہ کریں گے, اور ایسا ہی ہوا. لیکن اگر ان کے گورننس ایشوز کے اوپر, جس کے اندر عثمان بزدار صاحب ایک بڑی میرے خیال میں مثال موجود ہیں, جو کہ وسیم اکرم پلس کہلائے جاتے تھے اپنے وقتوں میں, اور پھر وہ آج جو ہے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے, میرے خیال میں یہ بھی معاملات ہیں. دوسری جانب حکومت کا 5300 ارب کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور اگر یہ 5300 ارب کے بعد کسی کو بھی اگر سزا نہیں ہوئی تو میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے. جہاں تک میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, انٹرنیشنلی ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ چائنا ہو, وہ ایران ہو, بالکل ٹھیک, ویلڈ پوائنٹ آپ کا, بالکل ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا. اچھا بہرحمان تنگی صاحب, مولانا صاحب بھی اب سڑکوں پر آ رہے ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی کال ہے 8 فروری کے حوالے سے, تیار ہو جائیں اور ٹیبل پر بیٹھ جائیں اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے.
देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब की बाहर जाने का ताल्लुक है और पीटीआई की 8 फरवरी के स्ट्राइक का और उसकी तहरीक का ताल्लुक है, तो हुकूमत इस तरफ नहीं देखती है कि उसके लिए हम तैयारी करें और उसकी वजह से हम अपोजिशन के साथ बैठे। अपोजिशन के साथ अगर अपोजिशन सीरियस हो, अगर अपोजिशन चाहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की 2025 की तरह कामयाबी हासिल करे 2026 में भी, तो बगैर किसी तहरीक की भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चाहती है कि हम अपोजिशन के साथ बैठ के डायलॉग्स करें और डेमोक्रेटिक सिस्टम की मजबूती के लिए एक दूसरे को सुने। लेकिन जब आपके अपोजिशन जो अपोजिशन जो पीटीआई है और पीटीआई को अपोजिशन कहते हैं, तो आज उसके रोल को देख ले, उसके किरदार को देख ले, उनकी तकारीर को देख ले, उनकी स्टेटमेंट को देख ले, उनकी पैक सोशल मीडिया को देख ले, जो इदारों के खिलाफ क्या बोलते हैं, जो उसके चीफ मिनिस्टर ने अफगानिस्तान का नुमाइंदा बन के स्टेटमेंट दिया है, उनका खैबर पख्तूनख्वा का जो स्पोक्स पर्सन है, जो तर्जुमान है, ओटीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए सलमान साहब, मैं समझता हूं कि हुकूमत की एक मॉरल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अपोजिशन को इंगेज रख ले और अपोजिशन के साथ बैठ के जायज मुतालेबात उनकी जो है वो पूरा करे। अगर अपोजिशन अपनी लीडर की रिहाई के लिए आईन और दस्तूर के दायरे में स्ट्रगल करती है, उनका हक है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रोल है, उस पर क्वेश्चन मार्क उसने उस दिन नालायक चीफ मिनिस्टर ने किया है कि सबूत दे दे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बयानात से न डायलॉग चलती है, न मुशावरत हो सकती है, न मुज़ाकरात हो सकती है और न पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन हमारी फिर भी एक कोशिश है कि पाकिस्तान मजबूत हो, इदारे मजबूत हो और अवाम खुशहाल हो। ये हमारा बयानिया है। चलें, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, अब तो हमने देखा कि सोहेल आफरीदी साहब जो वो तो 9 मई के इन हमलों के अंदर भी मुलव्वस पाए जा रहे हैं, आप कहां पे अपने आप को खड़ा देखते हैं, क्योंकि सख्तियां तो आप पर बढ़ती जा रही हैं? चले, शुक्र है आपको मेरी तो याद आई। वैसे मैं अपने भाई बैरम तंगी साहब से गुजारिश करूंगा कि सफीना खान साहबा मौजूद हैं, मैं बैरम तंगी साहब से कहूँगा सफीना खान साहबा मौजूद हैं, अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। उनको टाइम नहीं भी मिलेगा तो उनके हिस्से की कहानी तो आप सुना रहे हैं कौम को। तो भाई, इस कौम पर जो अब हमला 5300 अरब की करप्शन का हुआ है, जो IMF ने रिपोर्ट जारी की है, उस पर बात कर ले। एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी घूम रही है। ये जंग जीती है पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के मुसल्लह बहादुर जवानों ने, शहादतें वो देते हैं। ये हुकूमत के जो तर्जुमान है, ये खाम खा बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं। इनसे सवाल करें, भाई आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, ये जंग की बात करते हैं। इनसे बात करें, भाई इस मुल्क में गुड गवर्नेंस कहाँ गई, ये मार के हक की बात ले आते हैं। इनसे बात करें, भाई आपने पाकिस्तान के कानून और आइन को बाबा जी की दुकान बना दी, फिर बार बार दस्तूर और आइन का नाम लेते हैं। तो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान से कंपनियां जा रही हैं, बाहर जा रही हैं। सुने ना, सुने जी, अरे सुने तो सही मेरी जान, सलमान साहब जान क्या मान पाऊं, सुने तो सही जिले सुबहानी। अभी सफीना खान साहबा ने कहा कि जी मकबूलियत तो है ही नहीं इनकी, 20-30 हज़ार लोग हैं। ये इनसे कहे ना गवर्नर सिंध को ये बात समझा दे, ये PMLN के जावेद लतीफ़ साहब को समझाएं। ये 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी पर बिलावल जरदारी साहब ने किसको कहा था, फॉर्म 47 के हुक्मरान। इनके तो अपने हमारे साथ कुलीग बैठे हुए हैं असेंबली में, जो खुद कहते हैं भाई हम तो जीते ही नहीं है, ये तो हमें कागज की पर्ची दे दी गई है। अभी 2 बाई इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, जहां 2 लोगों को नोटिफाई कर दिया गया, MPs, लोगों को कागज ही जमा करवाने नहीं दिए गए। मतलब जो हुकूमतें इकट्ठी होकर जी, वो पार्टियां जो 40-50 साल से इक़्तिदार में हों, जो अपने आप को बहुत तजर्बाकार कहती हों, बहुत अपने आप के दावा और जमहूरियत के चैंपियन होने का, वो बाई इलेक्शन में किसी अपोनेंट कैंडिडेट को कागज ही जमा ना करवाने दे, ये इनकी मकबूलियत है। लेकिन आपसे नदीम कुरैशी साहब यही सवाल था कर रहे हो जी, सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से पूछा था मैं कि अब तो पंजाब फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ गई है, उनको भी नाअहल किया जा रहा है और यहाँ पे भी आपको नजर आता है कि फिर पंजाब हुकूमत भी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दे रही है। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान का जो करोड़ों लोगों का मुल्क है, ये चंद लोगों का मुल्क नहीं है, ये इस्लामाबाद के 3-4 सेक्टर्स पे मुश्तमिल मुल्क नहीं है, ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वालों का मुल्क नहीं है भाई। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपको लोगों के हालात का अंदाजा ही नहीं है। आप लोग बच्चों के साथ खुदकुशियां नहरों में कर रहे हैं, भूख की वजह से, अफलास की वजह से, महंगाई की वजह से। आप लेकर बैठ जाते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को। फॉरेंसिक तो इस पूरे निजाम की होनी चाहिए। अभी गुल साहब ने कहा है ना, मतलब इन्होंने 25 मिनट अपोजिशन की
85% اپوزیشن کی اس جماعت پر تنقید کی ہے میرے بھائی عبداللہ گل صاحب، یہ اچھے ایک عظیم آدمی کے بیٹے ہیں، تو ہمارے اوپر ان کا احترام فرض ہے۔ ندیم صاحب کلامی کی معذرت سر، وراثت میں بریک کا کہا جا رہا پراپرٹی ہے، ملتی ہے۔ جی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ندیم قریشی صاحب اپنی بات کر رہے تھے، ایک دفعہ پھر سے میں ان کو موقع دوں گا کہ تاکہ وہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ پورا کر لیں۔ جی ندیم صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، معذرت کہ آپ کو کاٹنا پڑا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا تھا۔ دیکھیں عبداللہ گل صاحب ایک بڑے عظیم انسان کے بیٹے ہیں، ہمیں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ہم توقع ان سے یہ رکھتے ہیں کہ اپنے والد گرامی کی طرح یہ جرأت، بہادری اور حقائق پر مبنی گفتگو کریں گے تو بڑا اچھا لگے گا۔ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اولاد کو بعض اوقات والدین سے وراثت میں صرف جائیداد نہیں چاہیے ہوتی اور بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک مظلوم جماعت پر، جس کی لیڈرشپ جیل میں ہے، جس کے ورکرز پر 34,000 سے زیادہ مقدمات صرف پنجاب میں درج ہیں، جن کے شہداء اگر شہید ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان پر تو انہوں نے 85% تنقید کی، اور 5300 ارب روپے کی بات پر انہوں نے 3 سیکنڈ اور چند مائکرو سیکنڈ گفتگو کی۔ یہ مطلب یہ اس سے اندازہ کر لیں آپ۔ اور سفینہ صاحبہ مجھے بڑا احترام ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، بہت عزت ہے مجھے ان کی۔ یہ آپ جب پاپولر بات نہیں کریں گی، آپ عام آدمی کی بات نہیں کریں گی یا شرافیہ کی بات کریں گی تو کبھی بھی آپ تنقید سے نہیں بچ سکتی۔ میں سہیل افریدی سمیت ہر اس شخص کو دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی میری جماعت سے۔ انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ پاکستان پر کوئی بھی شخص کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے، وہ ٹی ٹی پی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ ان بیانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آپ اپنی ان اختراعوں کو، جو آپ نے کسی بھی فرد نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو، اس کو آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پروگرام تو ہونے چاہیے حکومت وقت پر کہ جنہوں نے آج پاکستان کو اس حال پر پہنچا دیا کہ کسی شخص کو۔ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے جو ایک پنجاب فورینزک لیب کی جو رپورٹ آئی ہے، اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید زیادہ حالات ان کے لیے خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں قطعاً ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے، یہ سب ایک میڈیا پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے واضح گزارش کر دوں، پاکستان کے کروڑوں لوگ، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں 65% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جب ایک پروپیگنڈے کو بیس بنا کر آپ سارا دن ٹی وی چینلز پہ گفتگو کریں گے ایک جماعت کے خلاف، تو لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف آپ کا فیلئر یہ ہے کہ آپ جو وعدے کر کے اقتدار میں آئے تھے، آپ نے مہنگائی ختم کرنی تھی، آپ نے دہشت گردی ختم کرنی تھی، آپ نے پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ اتارنا تھا، آپ یہاں پی آئی اے بیچ کے بغلے بجا رہے ہیں، مطلب اربوں ڈالر کی پی آئی اے آپ نے 10 ارب میں بیچ دی، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں لوگ آپ کی تعریف اور توصیف کریں گے؟ جس شخص پر آپ حرف تنقید جس کو بناتے ہیں، اس کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، چینی، آٹا، گھی، دالیں، کون سی بات کر رہے ہیں؟ جس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں، بس ان کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نہیں جیت سکتے۔ عبداللہ گل صاحب کی جانب 8 فروری کو الیکشن میں بھی لوگوں نے شکست دی ہے۔ ٹھیک جی عبداللہ گل صاحب لوگوں نے اپنا ووٹ سے پوائنٹ بھی آپ کو دیجیے۔ شکست دی ہے۔ جی ندیم بائی الیکشن کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکومت ہونے کے باوجود، ندیم قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے، ووٹ سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، سر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ عبداللہ صاحب ذرا کچھ گفتگو کریں، ذرا ان کا پوائنٹ سن لیتے ہیں۔ جی سر کوئک۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹائم نکال لیں اور پتہ چل جائے گا کہ ندیم قریشی صاحب کو کتنا وقت ملا ہے اور مجھے کتنا ملا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے جو بات کہی ہے تو کیا میں نے پہل کی تھی یا سر وہ کہتے ہیں کہ 3 بندے ان کے ہیں، میں اکیلا ہوں۔ وہی تو میں نے کہا ندیم صاحب بڑے اسمارٹ ہیں، انہوں نے گل صاحب کی بات کو پک کر کے آگے بڑھایا۔ کی جو بات ہے یہ میں نے شروع کی تھی یا ندیم قریشی صاحب نے کی تھی؟ نہیں بالکل، میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت سنجیدہ نہیں کر، میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے معاملات کے اندر سلجھانے میں، یا ندیم صاحب نے کہی تھی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ عمران صاحب نیوٹرل بندوں کو بھی نون لیگ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں سر۔ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے کردار کے اوپر نہیں بلکہ ان کی گورننس پہ بات کی جائے، یا ندیم صاحب نے کہا تھا؟ تو یہ پھر جب یہ اس قسم کی بات کریں گے، میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا، اگر میرے بھائی کو برا لگ گیا تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ اس کے اوپر نہیں آ رہے۔ کیا شاندانہ گلزار نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ تو پھر اگر وہ انہوں نے یہ کہا، یا تو یہ ڈینائی کر دیں، اور اگر یہ ڈینائی کر دیتے ہیں تو چلیں پھر ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ نیو چلا دے گا، اور اگر یہ ندیم صاحب ڈینائی کرتے ہیں آپ؟
नहीं, एक सेकंड, जी जी बात खत्म जी नहीं जी हुई। देखिए, जी जी अगर ये डिनाई इस नहीं तरह करते के तो मैं ये इस बता तरह दें की कि किसी क्या भी स्टेटमेंट की सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे पार्टी लिए की पाकिस्तान क्यादत ने सबसे शो पहले है। कॉज ठीक नोटिस जारी किया? क्या बिल्कुल ठीक पार्टी की क्यादत ने शो कॉज नोटिस जारी किया? और क्या सलमान तमाम मुझे जो 1 सेकंड वेरीफाइड बोले। अकाउंट्स, अभी ये जनाजों की बात कर रहे हैं कि जी जनाजे नहीं, ये बता दें कि पीटीआई की क्यादत ने कितने फौजियों के चले, जो इनको तो वो सीनियर क्यादत तो बुरी लगती है, मान लिया, चलो वो उन्होंने गलत किया, ये बताएं कि सिपाहियों के, कप्तानों के, मेजर के, कर्नल के जनाजे इन्होंने पढ़े हैं? और अगर पढ़े हैं तो वो वजीर आला का दिखा दें वो जनाजा जिसमें उन्होंने पढ़ा है। बात खत्म। सलमान, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करना चाहूंगी। नदीम साहब ने बड़ी स्मार्टली जो है वेल प्ले करने की कोशिश की। अब्दुल्ला साहब के ही बात को उन्होंने आगे लेके गए, फिर उन्हीं को ही उन्होंने मुजरिम भी ठहरा दिया कि ये बात नहीं करते, और खुद ही इन्होंने कहा कि बिल्कुल। कभी जो है हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करें। पहली बात तो तहरीक इंसाफ कभी हमें यह मौका देगी कि हम हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकें, क्योंकि आप हमारे इदारों के खिलाफ बोलते हैं, आप हमारे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बोलते हैं, आप हमारे शोहदा का मजाक उड़ाते हैं, आप आर्मी चीफ जिसने पूरी दुनिया में हमारी पाकिस्तानियों की इज्जत बनाई, आप अभी कह रहे हैं कि जी वो हमें एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। आप पूरी मुसल्लह फौज को आर्मी चीफ से अलग कर ही नहीं सकते। तो जब आप उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, जब मेरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करेंगे, हमारे पाकिस्तानियों को मिलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें अपने आप से ही इतनी फुर्सत नहीं देंगे कि हम हुकूमत की तरफ देखें। आप भी अपनी डायरेक्शन सीधी रखें, आपके मामलात हुकूमत के साथ हैं उन तक रखें, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है इजी टारगेट, क्योंकि पाकिस्तान का जो दुश्मन है भारत, उसका है टारगेट पाकिस्तान की मुसल्लह फौज। जी जी सर, आ रहा हूं सर, आपको बड़ा मेहरबान मौका साहब, आ मिला रहा है, हूं मेरी बात को कंप्लीट होने दें। तो नदीम साहब, आप भी पहले अपनी राय राज दुरुस्त कीजिए, अपने लीडरशिप को बोलिए कि अपनी जो है ना नजर, अपना नजरिया, अपना तरीका कार सियासत का वो दुरुस्त रखिए। कभी झोली में होते हैं, कभी झोली से बाहर होते हैं, लेकिन ना उसमें मुसल्लह फौज का कोई कसूर होता है, न रियासत पाकिस्तान का, ना पाकिस्तानियों का। ये आप सियासतदानों का कसूर होता है कि गोदी में बैठ गए तो सब अच्छा हो गया, गोदी से उतर गए तो सब बुरा हो गया। उसमें हम पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? फायदे आप उठाएं, हम आपके पीछे पीछे खड़े होकर भजन गाएं, ऐसे नहीं चलेगा ना सरकार। आप भी तो देखें, आप भी तो अपना तर्ज अमल देखें। जब वो दुरुस्त होगा हम भी दुरुस्त होंगे। हम क्यों आपके ऊपर तनकीद करेंगे बिला बिल्कुल वजह? सही, इस हवाले से बात लेंगे, लेकिन मुझे लगता है चट्टान साहब बहुत देर से खामोशी से आप सबको सुन रहे हैं। सर बहरमन तंगी साहब, सर आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन सर चट्टान साहब मैं चाहता हूं कि जरा वो भी हमसे नाराज ना हो। इसके फौरन बाद सर आपसे पॉइंट लेता हूं सर। जी जी सर, उनकी इजाजत से चट्टान साहब बहरमन तंगी साहब से एक पॉइंट सुन लें सर, नाराज ना होइएगा। सुनाई जी 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 देखिए सलमान साहब, मैं अपने नदीम कुरैशी से मैं 2 सवाल करता हूं कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान ने कहा कि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम नहीं है। आप बताएं कि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है कि नहीं। दूसरा, जो चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी ने कहा था कि हमें सबूत चाहिए, जवाब ले लेते हैं की सर तरफ इनसे। से कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। आप जवाब ले बताएं लेते कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही कि नहीं। 2 सवालों का आप बताएं कि टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है कि नहीं। ये आप सर बताएं। इनसे बिल्कुल सर इनसे जवाब लेते हैं। चट्टान साहब, सर आप भी देखिएगा, शिकवे तो आपके भी नजर आते हैं। जो है आपकी जमात जो है उसके हवाले से अब हमने ऑर्डिनेंस देखा कि जिसके ऊपर दस्तखत नहीं सदर साहब के, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर दिया गया, तो तहफ्फुजात तो आपके भी हैं। देखिए जी, हम कोई एक दूसरे में जम नहीं हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। हमारा न किसी के साथ जाती दुश्मनी है, न किसी के साथ जाती दोस्ती है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है। अगर ये इस तरह का कोई बिल सामने लाए या इस तरह का कोई कदम उठाए जो हम समझे कि ये जमहूरियत के लिए, ये मुल्क के लिए, ये मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है, हम तहरीक इंसाफ का भी साथ देंगे। अगर हमारा इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून, अगर वो कोई गैर आईनी गैर जमहूरी कदम उठाएंगे तो हम इसका भी मुखालफत करेंगे। हम इशू टू इशू सियासत करते हैं, हम मसले को देखते हैं, हम न पार्टी को देखते तो हैं, सर न आप नून लीग की लीडरशिप को कारकर्दगी देखते से हैं। मुतमईन हैं? देखिए जी, हम नून लीग के 2 चीजों से तो मुतमईन है, क्योंकि एक जो ये हुकूमत बन रहा था तो इस वक्त हालात ऐसे थे कि हम हर रात इस चीज पे टॉक शो करते थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल बैंक करप्ट होने वाला है, परसों बैंक करप्ट होने वाला है। तो आज वो हालात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने ऐसा मईशत तो में सर फिर उड़ान गैर भरा है, मुतमईन किस चीजों से है उड़ान नहीं सर? भरा है, लेकिन वो पीटीआई वाले हालात नहीं है। नंबर 1 ये। दूसरा ये कि जो पीटीआई की हुकूमत था, हमारे जो जितने इस्लामी बिरादर ममालिक थे वो भी हमसे नाराज थे।
सारे पड़ोसी भी नाराज थे ठीक है। और दुनिया में भी हमारा कोई दोस्त नहीं रह चुका था। हालांकि इसमें चेयरमैन बिलावल का भी बहुत किरदार है, जो वजीर खारिजा था। सर या क्विकली लड़ाई सर के दिनों बताइएगा के फिर बाद नाराजगी उन्होंने किन जो चीजों दौरा पर किया। है? नाराज भी तो होंगे सर, गैर मुतमईन किन बातों पर? देखिए जी, नाराजगी इस चीज पे है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो हुकूक मिले हैं वो इसको मिलना चाहिए। सूबों के जितना हक बनते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, पुख्तनख्वा है, पंजाब है, सबको अपना हक जो है वो देना चाहिए। नाराजगी इस बात पे है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम है, और जब तक अदम इस्तेहकाम खत्म हम नहीं करेंगे, नहीं ना हम करेंगे, हम दहशतगर्दी मजबूत पे नहीं हो काबू पा सकते। सकते हैं, और न मईशत को हम अपना मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो चलें नाराजगी जी, हमारे इस पे है कि ये ठीक, हुकूमत का काम है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। इनके चलें लिए ठीक, इनकी जो कुछ पॉइंट आ गया कोशिशें आपका हैं, जी। इनसे हम मुतमईन नहीं है। चलें, इस हवाले से मजीद भी नए आने वाले प्रोग्राम्स पर बात करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।